मैं निवेदन करूंगा, जिन को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दराज से, दूर दूर के गांव से, जिनको सुनने के लिए हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि कृपया आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ आप सब लोग एक बार नारा लगाएंगे। वैसे तो काफी गर्मी हो गई है और मैं देख रहा हूं मेरी माताएं बहनें काफी समय से, मैं सुबह 10 बजे से शायद आप लोग आए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सारी बातें बीच में आई गई हैं, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जन आशीर्वाद रैली जो आज आप सबके मध्य से पूरे प्रदेश में जिसको लेकर हम सब लोग जाएंगे, उसके आज प्रथम दिवस पर हम सबके बीच में अभी जिनका आप लोगों ने उद्बोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आदरणीय मदन कौशिक जी, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रोटोकॉल मंत्री, सहकारिता मंत्री और भी कोई विभाग है, बहुत सारे विभाग और हम सब लोगों के संगठन मंत्री सरकार के, वो सबको जो है समन्वय का काम करते हैं। ऐसे भाई धन सिंह रावत जी, और जिनको आप भली भांति जानते हैं आध्यात्मिक जगत में और सामाजिक जगत में, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, संस्कृति और बहुत सारे विभाग जो समय समय पर अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में देते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी, और आप सबके बीच में से जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन यहां से शुरू किया, यानी कि एक छात्र नेता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक विधायक के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं 30 साल हो गए उनको, कितने वैसे लगभग 40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, हमारे युवा विधायक मेरे छोटे भाई देवप्रयाग से विधायक भाई विनोद कंडारी जी, हमारे महाराज जी लॉन्चडाउन से विधायक आदरणीय दलीप सिंह रावत जी, पौड़ी के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश कोहली जी, रुद्रप्रयाग के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग आदरणीय दिनेश उनियाल जी, अध्यक्ष राज्य सहकारी संघ मातवर सिंह जी, और जिनकी पूरी टीम आज युवा मोर्चा की लगातार यहां पर सक्रिय रही, ऐसे मेरे छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा कुंदन लटवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग हमारी बहन जी, प्रदेश महामंत्री और संयोजक आज की रैली के भाई कुलदीप जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र रंथवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हमारे बेनाम भाई, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भाई हरजीत जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी
पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज जैसे हम लोग श्रीनगर में आए और जिस प्रकार का दृश्य, जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद जिसको लेने के लिए हम सब लोग आपके बीच में आए, आपने जिस उत्साह से और जितने जोश से आज हम लोगों का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। श्रीनगर की भूमि के बारे में बड़े विस्तार से बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने बताया। ये भूमि वास्तव में एक अद्भुत भूमि है, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि यहां पर किस तेजी से विकास हुआ है, कितनी तेजी से यहां पर काम हुए हैं, बड़े बड़े संस्थान आज यहां पर खुल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, देखिए इससे पहले भी देश के अंदर सरकारें थी। इस हिंदुस्तान के अंदर, आजाद भारत के अंदर पिछले 70 सालों में, अगर हम 70 सालों की बात करें तो 55 से 60 वर्षों तक लगातार इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, और एक पार्टी का शासन और एक परिवार का शासन रहा है। कभी भी देश के साथ कभी न्याय की बात नहीं हुई है, कभी गरीब की गरीबी दूर करने की बात नहीं हुई है, कभी अशिक्षा को शिक्षा में बदलने की बात नहीं हुई है। बात हुई है तो देश के अंदर केवल और केवल तुष्टीकरण की बात हुई है। केवल तुष्टीकरण, केवल ऐसा काम जो केवल समझौता करने का काम हुआ है। देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश की अशिक्षा के साथ, देश की गरीबी के साथ लगातार समझौते पर समझौता करने का काम हुआ है। देश के अंदर अगर विकास की बात हुई है तो देश के अंदर 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में जो है लगातार देश में विकास की गंगा आगे बढ़ी है, विकास का पहिया आगे बढ़ा है। आप देख रहे होंगे, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए, ये श्रीनगर से जब आप देहरादून की तरफ जाते हैं, ऋषिकेश की तरफ जाते हैं, या यहां से रुद्रप्रयाग की तरफ जाते हैं, तो ये रोड कैसी हुआ करती थी। हालांकि मैं ये भी जानता हूं, इसके साथ साथ अब रोड का काम चल रहा है, रेल का काम चल रहा है, परेशानियां भी हो रही हैं। जब विकास आगे बढ़ता है, विकास होता है, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अभी हम देख रहे हैं बरसात का समय है, बरसात के समय में कहीं पर जहां नई रोड बन रही है, रोड नीचे खिसक जा रही है, मलबा रोडों पर आ जा रहा है, रोड की रोड पूरी की पूरी कहीं निकल जा रही है, भूस्खलन हो जा रहा है। लेकिन विकास फिर भी थमने वाली चीज नहीं है। एक बार बन जाएगी तो स्थायी रूप से बन जाएगी। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको ऑल वेदर रोड यहां पर दी है। यहां पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो 125 किलोमीटर की है, ये भूतों ने भविष्य थी, कोई सोच नहीं सकता था कि पहाड़ के अंदर भी रेल जाएगी। इस रेल को पहुंचाने का कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारी बहनों को उज्ज्वला गैस की, जिन्होंने चूल्हा फूकते फूकते कभी आंखों में से पानी निकलता था, कभी पेट की बीमारी, कभी सांस की बीमारी, कभी आंतों की बीमारी, कभी फेफड़ों की बीमारी, कभी कलेजे की बीमारी, दुनिया भर की बीमारियां उनको हो जाती थी। उस बीमारी से निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, सारी की सारी योजनाएं सीधे सीधे हमारे देश की जो गरीब जनता, जो कमीशन खोरी के चक्कर में जो पैसा दिल्ली से चलता था, वो 10 रुपया, अगर 100 रुपया चलता था तो 10 रुपया पहुंचता था, उस पैसे को सीधे सीधे बैंक के खातों के द्वारा
डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी सरकार ने भी कुछ संकल्प लिए हैं कि हमने कहा है कि प्रदेश के अंदर हमारा प्रदेश एक युवा प्रदेश है जिसको 21 साल होने वाले हैं, बने हुए 21 साल हो रहे हैं। अभी 9 नवंबर को 21 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैंने कहा है, हमारे सभी लोगों ने कहा है, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कहा है, हम लोगों ने तय किया है, पार्टी संगठन के लोगों ने तय किया है कि हम प्रदेश के अंदर 3 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला हमने कहा है कि हम जो भी हमारे सामने समस्या आती है उस समस्या का हम सरलीकरण करेंगे। यानी कि अगर कोई कठिन समस्या भी हमारे सामने है, कोई ऐसा विषय है जो हो भी नहीं सकता लेकिन वो असंभव ना हो, तो हम उसका सरलीकरण करेंगे। और जब वो समस्या हमारे पास आएगी तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। अगर कोई समस्या हमारे सामने आ गई है तो पहले उसका सरलीकरण करेंगे, फिर उसका समाधान करेंगे, और तीसरे नंबर पर ये दोनों चीजें करने के बाद, यानी कि अगर समस्या आई है उसका हमने सरलीकरण ये मान लिया कि भैया एप्लीकेशन आई है, कह दिया, इसमें लिख दिया रिजेक्ट, अब ये हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं, उसका रास्ता निकालकर सरलीकरण करके समाधान करके तीसरे नंबर पर उसका निस्तारण करेंगे, ये हमने तय किया है। इसी प्रकार से जो हमारे अधिकारीगण हैं, लगातार बीच में बातें आती थी कि अधिकारीगण हमारी सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती है, हमारे जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। उसको लेकर हमने ऊपर से लेकर नीचे तक, पहले बीच में कोरोना के समय में हमारे तहसील दिवस बंद हो गए थे, तहसील दिवस की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया है, और साथ में हमने कहा है कि अगर कोई काम, हमारी सबसे निचली इकाई, अगर पटवारी कोई काम कर सकते हैं, पटवारी साहब कोई काम कर सकते हैं, तो पटवारी साहब का काम तहसीलदार के पास नहीं जाना चाहिए, और तहसीलदार का कोई काम है वो काम हमारे जिलाधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए, और जो जिले स्तर के जो काम है वो जिले स्तर के काम हमारे यहां सरकार में, सचिवालय में नहीं आने चाहिए। अगर ये काम जिसके स्तर का है, अगर उसके स्तर पर उसका समाधान नहीं हो रहा है, उसका सरलीकरण नहीं हो रहा है, उसका निस्तारण नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा है कि मैं उसका उत्तरदायित्व फिक्स करूंगा। हमारी सरकार उसका उत्तरदायित्व फिक्स करेगी, उसका दायित्व फिक्स करेगी। अगर ये कहीं से भी जानकारी में आता है तो निश्चित रूप से उसका दायित्व फिक्स किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हमारी दूर दराज की रहने वाली माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, वो अगर किसी काम के लिए भी अपने सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तो उनको 10 से लेकर 12 बजे के बीच में सारे सरकारी अधिकारी अपने दफ्तर पर बैठे हुए होने चाहिए, उनको दफ्तरों पर मिलने चाहिए, वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस प्रकार का हम लोगों ने आदेश जारी किया हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हमने नौजवानों के क्षेत्र में शुरू की है। पहले दिन की कैबिनेट में हम सब लोगों ने तय किया है कि हम 22 से 24 जो हमारे यहाँ पर सरकारी पद रिक्त हैं, उन सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमने कहा हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि अरे 7 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में कैसे 22,000 24,000 भर्तियां हो जाएंगी। हमने कहा हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम काम करना चाहते हैं, और ये 15 अगस्त से ये सरकारी जो भर्तियां हैं वो निकलनी प्रारंभ हो गई है, लगातार निकल रही है, इसकी शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में ये सारे के सारे पद भरे जाएंगे। फिर 4 धाम यात्रा बंद है, हमने बड़ा प्रयास किया महाराज जी, और हमने कल भी रात को बड़ी मीटिंग करी इसके संबंध में। हमारे धन सिंह जी लगातार इसके लिए कहते हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं, सारे लोग हमारे क्षेत्र के विधायक लोग, चाहे विनोद जी हो, चाहे हमारे महाराज जी हो, चाहे मुकेश भाई हो, सभी लोग इस क्षेत्र के रहने वाले सब लगातार ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और हमें बड़ी चिंता है कि 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से हमारा जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, कितनी समस्याएं हो रही हैं। माननीय न्यायालय में मामला गया हुआ है, हम लगातार पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकले, सरकार इसके लिए प्रयासरत रहे। लेकिन इसी बीच में हमने कहा कि जब ये यात्रा नहीं चल पा रही है, 4 धाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए
पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्रों में जुड़े हुए, राफ्टिंग से जुड़े हुए जो लोग भी इस यात्रा से आते हैं, अपना घर द्वार चलाते हैं, तो हमने कहा सरकार उनके सहयोगी के रूप में, यानी कि एक साझीदार के रूप में हम उनका जो सहयोग कर सकते हैं हम करेंगे। हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है जो डीबीटी के माध्यम से उनके सब खातों में जाएगा। मैं आज देख रहा था हमारे कुछ प्रतिपक्ष के मित्र हैं जिन्होंने अपने समय में तो कभी कोई काम किया नहीं, अब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा वो क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार घोषणाएं कर रही है, ये कहां से पैसा लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं उनसे, हमने जितनी भी घोषणाएं करी हैं और मैं आज भी जो यहां घोषणा करूंगा, सारी घोषणाओं के शासनादेश निकलेंगे, सारी धरातल पर आएंगी। और जो हमने चारधाम यात्रा का 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उस पैकेज में अभी तक 12-13 हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं, उनके बैंक खातों में पैसा चला गया है डीबीटी के माध्यम से, और अगले 1 महीने के अंदर सभी के खातों में पैसा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने अभी आजीविका के क्षेत्र में जो हमारी बहनें काम करती हैं, उन बहनों के लिए जो हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, क्लस्टर के माध्यम से, चूंकि वो रोजगार करती हैं, कहीं पर कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, कोई कंडी बनाने का काम करती हैं, कोई अचार बनाने का काम करती हैं, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई बकरी पालने का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का काम करती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती है। उसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लोग भी हैं। उन सभी को हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज, बिना ऋण के ब्याज देने का भी जो है उसमें प्रावधान किया है, जिससे कि इस कोरोना काल में उनको जिस प्रकार की दिक्कतें हुई हैं, उनकी कमर टूटे नहीं बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े रहें, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके मंत्री हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें हमारी आशा बहनें हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक हैं, उन सभी को मिलाकर 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। आशा बहनों के लिए हमने उसमें टेबलेट की भी व्यवस्था की है, तो अगले 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए की व्यवस्था की है। उनकी समस्या पूरे प्रदेश के अंदर से आई है कि वो हमें मानदेय मिलना चाहिए, हम लोग उनके मानदेय के बारे में भी विचार कर रहे हैं कि आगे हम उस पर भी काम करेंगे। नौजवान साथी हमारे जो युवा भाई रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत हैं, 1-1.5 साल के अंदर जब से कोरोना आया है तो बहुत सारे लोगों ने अपने फार्म नहीं भर पाए, बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, तो हमने तय किया है कि हम उनका ये साल 1 साल आयु सीमा में समूह ग और समूह दोनों परीक्षाओं में 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है। इसी प्रकार से जो हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो प्री परीक्षा का एग्जाम पास करेंगे तो उनको 50,000 रुपए की सहायता आगे की तैयारी के लिए सरकार के द्वारा दी जाएगी, ये हमने प्रावधान कर दिया है। इसी प्रकार से फौज में जाने वाले जो एनडीए और सीडीएस में जाते हैं, एनडीए और सीडीएस में जाने वालों के लिए भी वो अपना जो प्री एग्जाम पास करने के बाद आगे की तैयारी के लिए, उनके घर में उनके संसाधन नहीं है, माता पिता के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। कोरोना काल में जो हमारे ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके परिवार से कमाने वाला कोई भी मां या पिता में से कोई भी जो है इस दौरान उनका देहांत हो गया है, बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों की देखभाल करने का काम वात्सल्य योजना हमने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महीने 3,000 रुपए उन बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। बहुत सारी योजनाएं इसी प्रकार से हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, जो हमारे जो ऐसी बहनें जो गरीबी की दशा में अपना जीवन जीती हैं और बच्चे के पैदा होने के बाद जिन चीजों की आवश्यकताएं होती हैं एक मां को और बच्चे को, उसमें हमने उस किट के माध्यम से, वो महालक्ष्मी किट के माध्यम से उनको हमने देने के लिए एक योजना बनाई है, महालक्ष्मी किट योजना। इसमें 50,000 बहनों को इसमें सीधे सीधे लाभार्थी के रूप में देने का काम करेंगे।
मैं जानता हूं आप सब लोगों में से, चूंकि श्रीनगर से बड़ा पुराना नाता रहा है, पहले भी मैं लगभग 20-22 सालों से लगातार यहां आता रहा हूं। युवा मोर्चा के दौरान भी काफी बड़ी रैली यहां पर हुई थी, उसमें भी मैं आया था। श्रीनगर की धरती से बड़ा जुड़ाव महसूस करता हूं। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, वास्तव में मैं आज अभिभूत हूं आप सब लोगों को देख। जैसे हम लोग वहां से श्रीकोट से हेलीपैड से जैसे ही चले हैं, तो रास्ते भर जिस प्रकार से आप लोगों ने रोडों में खड़े होकर जिस प्रकार से अभिनंदन किया, जिस प्रकार से स्नेह प्रदान किया, आशीर्वाद खटीमा में दिखाई देता था। धन्यवाद। और उसी प्रकार का नजारा आप सबके बीच में दिखा, और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं गया हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम अद्भुत था। इस प्रकार आप सबका उत्साह, आप सबका स्नेह देखते ही बनता था। और मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में भी आप सब लोग यहां बैठे हैं। हम वास्तव में हम सब लोग आपके ऋणी हो गए यहां से, और इस ऋण से कैसे ऋण होंगे। जैसे धन सिंह जी ने कहा है, यहां पर चूंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान पहले से खुले हुए हैं, बहुत सारे शिक्षा के संस्थान हैं। अभी जो हमारा पीछे डैम बना हुआ है, डैम के किनारे 5 किलोमीटर मैरिन ड्राइव का बनने वाला है। एनआईटी जो पूरे हमारे इस क्षेत्र से लेकर बाहर के लोगों को भी उनके शिक्षा के लिए काम आएगी। इसमें 900 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। वो आपके लिए एक पूरे भारत का इतना बड़ा संस्थान खुलना अपने आप में गौरव की बात है। मैं इसके लिए डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, मुकेश जी को, हमारे विनोद जी को, सभी लोगों को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भारत के स्तर का इतना बड़ा संस्थान यहां पर खोला है। अभी जैसा डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने कहा कि वास्तव में मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मैं मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से रुका हुआ, 40 साल से रुका हुआ जो 1 रैंक और 1 पेंशन थी, वो भी उन्होंने हमको देने का काम किया है। हमने भी सैनिकों के क्षेत्र में कुछ काम किए हैं। जैसे जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो हमारी विधवाएं हैं, उनकी पहले पेंशन 4,000 रुपए होती थी। हमारी सरकार ने उसको पहले फिर 8,000 किया, और इस बार हमने उसको 10,000 रुपए उनकी पेंशन को कर दिया है। उनके शहीद परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति को, उनके परिजनों में से, उनके आश्रितों में से हमने उनको नौकरी देने का एक प्रावधान किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसके कारण से हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। मैंने कहा कि जो 4 धाम यात्रा रुकी है उसके पीछे भी कोरोना है, लेकिन श्रीनगर की धरती ये ऐसे लोगों की धरती है जो सेवा भाव से भरे हुए हैं, जिनके अंदर, जिनका हृदय बड़ा है। हमने देखा कि जिस समय में यहाँ पर आपदा आई थी, उस समय आपदा के समय में आप लोगों ने किस प्रकार से बाहर के लोगों को, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, जो उस यात्रा में फंस गए थे, जो दैवीय आपदा के समय में अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको घरों तक पहुंचाने का काम भी किसी ने किया है, तो आप सब लोगों ने किया है। तो आज के इस अवसर पर, जैसा कि हमारे डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा है कि इसको श्रीनगर को चूंकि यहां बड़ी जरूरत है कि यह श्रीनगर क्षेत्र बहुत हमारा विस्तार रूप ले चुका है, तो आपके घरों में सीवर लाइन हो, आपके लिए पानी मिले, आपके लिए अच्छी बिजली मिले, अच्छी रोड मिले, अच्छी विद्युत की व्यवस्था हो, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर जो नगर पालिका क्षेत्र है, इस नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार करते हुए, इसको नगर निगम बनाए जाने की, सीमा विस्तार करते हुए नगर निगम बनाए जाने की घोषणा करता हूं। पंच पीपल से श्रीनगर तक को 2 लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य यहाँ पर, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज श्रीनगर में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी बच्चों के पढ़ने के लिए।
पौड़ी बस अड्डे से एजेंसी मोहल्ला एवं पौड़ी चुंगी से पौड़ी बस अड्डा 11 केवी विद्युत लाइन तथा 132-33 केवी उप संस्थान नर्सरी रोड श्रीनगर से मैथाड़ा पुल 33 केवी विद्युत लाइन को भूमिगत करने का कार्य किया जाएगा। श्रीनगर जो अब मैंने नगर निगम बनाने की जो घोषणा की है उसमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जो धनराशि होगी वो धनराशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ पानी के लिए कहा है आपने कि पानी की यहाँ पर बहुत समस्या है, उसके लिए निश्चित को मिले, उसके लिए जो भी व्यवस्था होगी निश्चित रूप से की जाएगी आगे भविष्य में। मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मेसी के नए ट्रेड खोले जाएंगे। विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में 100 वित्त पोषित बीएड व स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने की स्वीकृति हिंदी, राजनीति विज्ञान, भूगोल विषयों के साथ प्रदान की जाएगी। एकोसर विकासखंड में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय किरखू का उच्चीकरण करने तथा एकोसर में एलोपैथिक चिकित्सालय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। राजकीय डिग्री कॉलेज बेदी खाल में बीएससी मान्यता इसी सत्र में बीएससी की कक्षाएं शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड बीरोखाल के अंतर्गत शिवसी में झील निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत बरसुन पेयजल योजना तथा एकोसर विकासखंड के अंतर्गत ज्वालपा नौगांव खाल पंपिंग योजना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड बीरोखाल में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदी खाल, शिवसी, घोड़ियाना तथा सुंदरनगर में नए भवनों को निर्माण तथा बालिका राजकीय इंटर कॉलेज बीरोखाल भवन की स्वीकृति तथा राजकीय इंटर कॉलेज बीरोखाल में प्रयोगशाला भवन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अभी हमारी अन्य विधानसभाएं बची हैं, उनके भी हमने सारे होमवर्क पूरे किए हुए हैं, लेकिन अब ये हमारे विनोद भाई और मुकेश जी का और हमारे दिलीप भाई का सबका कहना है कि उनकी विधानसभा में ही कार्यक्रम होगा, तो वहीं पर हम उनकी घोषणा करेंगे। तो आज के अवसर पर मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए और एक बात कहते हुए कि अभी मेरे पास बहुत सारा इतना सारा ये मैंने जो अभी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं मुझे कल मुख्यमंत्री बने हुए, मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए, इसमें 60 दिनों में 120 से ज्यादा जो काम हुए हैं और 4.5 सालों में हुए हैं, वो सब मिलाकर बहुत सारे हैं। मैं आपके सामने बोलूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि जितनी भी घोषणाएं पिछले 4.5 सालों में हुई हैं, एक एक घोषणा धरातल पर उतरेगी। एक एक घोषणा के लिए हमने धनराशि उपलब्ध कर दी है। हमारा काम ये नहीं है कि पहले की सरकारों में केवल घोषणाएं होती थी और घोषणाएं कभी धरातल पर नहीं आती थी। हमारी सरकार में जो भी घोषणा होगी वो धरातल पर उतरेगी, उसका शासनादेश निकलेगा, उसमें जो है पैसे की पूरी व्यवस्था होगी, जिनका शिलान्यास होगा उनका लोकार्पण होगा। आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आप सभी माताओं बहनों का, सभी मेरे नौजवान साथियों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।